हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो बीपीएससी का जो आपका 3.4 आने वाला है उसमें अकाउंटेंसी की से आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं या आपकी प्रिपरेशन है कि आप उससे फॉर्म फिल करेंगे तो उस दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। इससे मैं आप लोग को अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी कराऊंगी, जिससे कि एग्जाम में आप अच्छे से अलग अलग जो टॉपिक हैं आपके वो क्लियर हो सके और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी प्रिपरेशन हो सके। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी से स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंटेंसी जो आपका बेसिक रहता है, सबसे पहले जो पूछा जाता है तो वहाँ पर उसके प्रिंसिपल्स हैं या कॉन्सेप्ट हैं, वहां से शुरुआत होती है और क्वेश्चन ज्यादातर आपके पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं इस टॉपिक से। तो आज की वीडियो में हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। इसी तरह आपकी आगे अलग अलग सीरीज आती रहेंगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं आपके आगे के एग्जाम के लिए। धीरे धीरे आपकी तैयारी रहेगी इसमें, और जब भी एग्जाम आपका होगा तो आप कंप्लीटली आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी। और फिर मैराथन वीडियोस भी से रिलेटेड आपकी आएंगी। पीवाईक्यूज भी मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊंगी, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और पेपर के पैटर्न को समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और भी अगर आपको किसी तरह की कुछ सजेशन हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसमें। और ये पूरा फ्री रहने वाला है, किसी तरह का कोई पेड नहीं है, आपको कोई भी फी पेमेंट नहीं करना है, ये फ्री बैच है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेखांकन की स्वत अवधारणा लागू होती है। ओनरशिप कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग अप्लाइज टू। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है अकाउंटिंग में, तो आपका कॉन्सेप्ट आता है कि कॉन्सेप्ट जो है लेखांकन होता क्या है, अकाउंटिंग होती क्या है, किससे जुड़ी है या किसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, पार्टनरशिप फॉर्म, ज्वाइंट स्टॉक डिवीजन या फिर ऑल ऑफ दैट। तो जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बिजनेस से रिलेटेड है, ये तो आपको क्लियर हो गया कि किस तरह का। तो ये तीनों ही आ जाएंगे, तीनों के लिए ही अकाउंटिंग आपकी इम्पोर्टेंट। लेकिन यहाँ पर जो स्वत अवधारणा होती है, यानी कि ओनरशिप की हम बात करें कि ओनरशिप जो होती है किसी एक ही व्यक्ति की या क्लियर होती है, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, जो एकल स्वामित्व वाली संस्थाएं होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, वहां पर स्वत अवधारणा होती है। तो एक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति ही जो होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति चला रहा है, एकल स्वामित्व है, तो उसकी खुद की ही क्या होती है, अपनी ही ओनरशिप होती है, वो खुद ही चीजों को अपने मैनेज करता है। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन ए। वो साझेदारी फॉर्म जो होती है पार्टनरशिप फॉर्म है, तो वहां पर आपके साझेदारी फॉर्म में रहता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के क्या करते हैं, अपनी पार्टनरशिप या साझेदारी या कोई बिजनेस को चलाते हैं। संयुक्त में ज्वाइंट स्टॉक डिवीजन में तो वो काफी बड़े पैमाने पे होता है, दो तरह की भी हो जाती है, पब्लिक कंपनी होती है और आपकी दूसरी हो जाती है प्राइवेट कंपनी। तो ये दो तरह की रहती है। तो इसमें भी ये रहता है कि क्योंकि इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं तो वो अंशधारी होते हैं, बहुत से होते हैं। तो यहाँ पर स्वतः की जो होती है वो आपकी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर होती है नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि शुद्ध कार्यशील पूंजी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, समस्त संपत्तियों के मूल्य के, समस्त चालू संपत्तियों के मूल्य के, स्वामियों प्लस लेनदारों की पूंजी के, चालू संपत्तियों चालू दायित्वों के अंतर के। यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि वर्किंग कैपिटल होती क्या है। कार्यशील पूंजी जो होती है, एक बिजनेस है, एक बिजनेस को चलाने के लिए या किसी व्यापार को चलाने के लिए आपको डे टू डे जो होते हैं बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं, या रेगुलर बेसिस पे आपके बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको करने होते हैं। ऐसे कि कोई प्रोडक्ट है अगर आप बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, जो कच्चा माल होता है आप उसको परचेज करेंगे। फिर वहां पर आपको वेजेस भी देनी पड़ेंगी जो कि उसको बनाएंगे, और भी बहुत से एक्सपेंसेस हो जाते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। तो वो क्या रहता है, ये रेगुलर बेसिस पे बार बार आपको करते रहते हैं। एक तरह से ये है आपका इसका एक साइकिल, ऐसा ये गोल गोल चलता रहता है। तो ये कार्यशील पूंजी जो होती है इसी साइकिल को चलाने में यूज की जाती है। तो ये आपकी वर्किंग कैपिटल है, यानी कि वर्क कराने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, रनिंग में रखने के लिए जो कैपिटल लगती है वो आपकी कार्यशील पूंजी कहलाती है, वर्किंग कैपिटल कहलाती है। अब जब बात की जाती है नेट वर्किंग कैपिटल की, तो यहाँ पर जो नेट वर्किंग कैपिटल होती है, जब आप करेंट एसेट्स जो होती हैं, यानी कि जो आपकी
चालू संपत्तियां होती हैं, करंट एसेट होती हैं, उसमें से आप लेस कर देते हैं करंट लायबिलिटीज को। अगर हम शॉर्ट में लिख दें सीएल यहाँ पर, जब करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को हटा दिया जाता है तो निकल के आपकी क्या आ जाती है, नेट वर्किंग कैपिटल आती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब करंट एसेट क्या होती है, करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, तो स्टॉक है जैसे कि रॉ मटेरियल ये हो गया, या आपकी करंट एसेट में आ जाती है। या इसके अलावा हम कहें बिल्स रिसीवेबल्स जो होते हैं वो आपके करंट एसेट में हो जाते हैं। ये सारी चीजें, कैश है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये भी आपका आ जाता है करंट एसेट में। करंट लायबिलिटी भी इसी तरह हो जाती है कि जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं या फिर जो क्रेडिटर के अलावा बिल्स पेएबल होते हैं तो वो सब आ जाते हैं करंट लायबिलिटीज में। तो उसको लेस कर देंगे इसमें से तो हमारे निकल के नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक चिट्ठे में दिखाए गए संभाव्य दायित्व के उठने का कारण कौन सी रेखांकन परंपरा है? Which accounting convention is responsible for the appearance of potential liability shown in the balance sheet? Consistency, convertism, disclosure, none of the above. क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो बैलेंस शीट होती है उस बैलेंस शीट में जो आपके पोटेंशियल लायबिलिटी संभावित दायित्व होते हैं, इसको कंटीजेंट लायबिलिटी भी बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में मोस्टली आपका कंटीजेंट लायबिलिटी ही लिखा होता है। तो जो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है तो उसके होने के क्या कारण हो सकते हैं या क्यों हो सकती है, वो अवधारणा जो है वो किससे ली गई है? सुसंगति की अवधारणा है, रूढ़िवादिता की है, प्रकटीकरण की है। तो यहाँ पर जो वो अवधारणा है वो किससे ली गई है या कौन सी होती है, तो प्रकटीकरण की कहलाती है, डिस्क्लोजर की हो जाती है। कि जब प्रकटीकरण की अवधारणा के अनुसार हम चल रहे होते हैं किसी बिजनेस में, तो वहां पर जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट जो आपकी बनती है तो उसके नीचे जो होते हैं नोट्स कुछ होते हैं, कुछ टिप्पणियां दी जाती है, तो वहां पर कंटीजेंट लायबिलिटी को दिखाया जाता है। क्वेश्चन ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो कंटीजेंट लायबिलिटीज होती हैं उनको कहाँ पर शो करते हैं, तो जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं उसके जो टिप्पणियां नीचे नोट्स से रखे होते हैं वहां पर संभावित कोई दायित्व हैं उनको दिखाया जाता है। और ये किस अवधारणा के तहत किया जाता है, प्रकटीकरण, कि बिजनेस में जो कुछ भी है सब कुछ आपको शो कर देना है, भले ही वो संभाव्य है, अभी नहीं हुआ, संभावित है, लेकिन इसको भी आपको दिखा देना चाहिए। वो प्रकटीकरण की, डिस्क्लोजर की अवधारणा होती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संभावित दायित्व हैं को लेखा विवरणों में टिप्पणी के रूप में जोड़ने की प्रथा अनुसरण है। देखिए वही चीज यहाँ पर बता दी गई जो भी मैंने आप लोग को बताई थी कि जो द कन्वेंशन ऑफ एडिंग पोटेंशियल या फिर कंटीजेंट लायबिलिटीज एज ए नोट इन द अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज ए फॉलो अप, कि किस अवधारणा को या किस परंपरा को फॉलो करते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग सा है, जो भी आपको हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा सेम वही है, लेकिन क्या है भाषा बहुत सी चेंज हो जाती है। वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में कि भाषा जो होती है उसकी लैंग्वेज जो है उसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर क्वेश्चन वहाँ पर भी गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी अवधारणा हो गई, अभी हमने समझा था प्रकटीकरण की, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर की। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत खाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्सनल अकाउंट? इन्वेस्टमेंट, कमीशन, अनपेड सैलरी, शेयर प्रीमियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, आपको पता है जो अकाउंट्स होते हैं, जो खाते होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला हो जाता है पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत खाता हो जाता है। दूसरा हो जाता है आप लोगों का रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता, और तीसरा हो जाता है नॉमिनल। तो जो आपका व्यक्तिगत होता है या पर्सनल अकाउंट होता है, किसी व्यक्ति का खाता जो होता है वो आपका पर्सनल होता है। जैसे कि अगर हम बात करें मिस्टर किशोर हैं तो किशोर का जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा। अगर हम किसी संपत्ति की बात करें, बिल्डिंग की अगर बात कर रहे हैं हम, तो बिल्डिंग का जो है वो क्या है, एक संपत्ति है, उसका खाता कौन सा हो जाएगा, रियल हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट की हम बात करें, नॉमिनल में जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं, किसी भी तरह के एक्सपेंसेस, किसी भी तरह के लॉस होते हैं, या फिर प्रॉफिट जो होता है वो भी आ जाएगा, या फिर कोई आपके एक्सपेंस है, लॉस है, प्रॉफिट है, या कोई इनकम हो रही है तो इसमें आ जाएगी। यहाँ पर अब कह रहा है आपसे कि व्यक्तिगत खाता इसमें से कौन सा है, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे कि वेतन यहाँ पे दे रखा है, तो अगर किसी भी चीज के आगे आपका प्रीपेड या फिर आउटस्टैंडिंग लग जाता है तो वो अकाउंट क्या हो जाता है, वो अकाउंट भी कौन सा अकाउंट बन जाता है, वो अकाउंट भी आपका कहलाता है पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर जो अदत्त वेतन है, अनपेड सैलरी, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अनपेड सैलरी यानी कि आउटस्टैंडिंग है, अदत्त वेतन है।
तो ये भी कौन सा आपका अकाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत खाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी भी तरह कोई भी चीज़ है उसके आगे आपके प्रीपेड आउटस्टैंडिंग लग गया, एक्सपेंसेस है कोई उसके आगे, तो वहाँ पर वो अकाउंट हमारा व्यक्तिगत खाता बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फर्स्ट रिकॉर्डेड इनटू विच बुक आर अकाउंट। किसी संगठन के सभी लेन देन को सबसे पहले किस पुस्तक या खाते में दर्ज किया जाना चाहिए। टी अकाउंट्स में द इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग, द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी जो ट्रांजैक्शन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी लेन देन जो किया गया है, सबसे पहले फर्स्टली उसे हम किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं या फिर किसी अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले जो उसे रिकॉर्ड किया जाता है किसी बुक या अकाउंट में, तो कौन सी बुक वो या अकाउंट क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मूल प्रविष्टि की पुस्तक कहलाता है। तो एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल में खाने होते हैं, जर्नल हैज कॉलम 4, 6, 7 या फिर इनमें से कोई नहीं। जर्नल आप सभी ने देखा है, जर्नल जो हम बनाते हैं, जर्नल है, अकाउंट है, फॉर्मेट आप सबको याद होगा बैलेंस शीट का, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट, इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो उसको भी ध्यान में आपको जरूर से रखना है। जर्नल अलग से भी मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊंगी, लेजर पर भी अलग से आप लोग की एक वीडियो आएगी जहाँ पर हम और डिटेल में इसका बात करेंगे। तो जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं, ये जो आपसे पूछ रहा है, ये जर्नल का फॉर्मेट कैसे बनता है। अगर आपको कोई फॉर्मेट थोड़ा सा ध्यान में हो तो रफली यहाँ पर अगर फॉर्मेट बनाए तो यहाँ पर इस तरह से बनता है। सबसे पहले यहाँ पर हम इसको डिवाइड करें तो ये आपका कौन सा कॉलम हो जाता है, डेट का कॉलम होता है। फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपका पार्टिकुलर का कॉलम हो जाता है, यानी कि जो भी विवरण होता है यहाँ पर आप उसे लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कॉलम एक हो जाता है, LF लिखा जाता है, लेजर फोलियो, ये LF का कॉलम होता है। और जब हम लेजर बनाते हैं तो वहाँ पर JS यानी कि जनरल फोलियो का कॉलम बनता है। और यहाँ ये जो क्या हो जाएंगे, इसको हम बीच से अगर डिवाइड कर दें तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक हो जाएगा आपका डेबिट साइड और दूसरा हो जाता है क्रेडिट साइड। तो इस तरह से कुछ हम बनाते हैं। अब अगर कॉलम की बात की जाए कि इसमें कितने कॉलम होते हैं, तो कितने कॉलम हो जाएंगे, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा हमारा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ये नहीं कि आप 4 लगा देंगे, 5 कॉलम होते हैं तो 5 ही यहाँ पर होने चाहिए, तो हमारा आंसर नन ऑफ दीज होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आंसर यहाँ पर नन ऑफ दीज भी होता है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत से बच्चे यहाँ पर 4 लगा देंगे, लेकिन 4 नहीं लगाना। जब आपके 5 होते हैं तो यहाँ पर नन ऑफ दीज आंसर होगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन की ऐसी परिपाटी कौन सी है जिसके अंतर्गत परिसंपत्तियों एवं आय का अति मूल्यांकन नहीं होता। विच इज द अकाउंटिंग कन्वेंशन अंडर विच देयर इज नो ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड इनकम। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा ऐसी अवधारणा है या कॉन्सेप्ट है लेखांकन का जिसमें हम जो एसेट्स होती हैं उनका अति मूल्यांकन या फिर आय का, इनकम का अति मूल्यांकन, ओवर वैल्यूएशन नहीं करते। समरूपता, अर्थपूर्णता, रूढ़िवादिता, निरंतरता, यूनिफॉर्मिटी, मीनिंगफुलनेस, कंजर्वेटिव या फिर कंसिस्टेंसी। तो कौन सी हो जाती है, वो हो जाती है आपकी रूढ़िवादिता की, कन्वर्टिज्म की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यापारिक कंपनी द्वारा अर्जित किया गया किराया है रेंट अर्न्ड बाय अ ट्रेडिंग कंपनी, ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग है, करंट एसेट है, अदर एसेट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई व्यापारिक कंपनी है, उसने कोई रेंट जो है वो अर्जित किया है, अर्न किया है, तो वो उसके लिए किस तरह से ट्रीट करेगी, उसे परिचालन आय मानेगी, गैर परिचालन, चालू परिसंपत्ति या फिर अन्य परिसंपत्ति। तो किस तरह से हो जाएगा, क्योंकि किराया उसने रेंट किसी तरह से अर्न किया है, लेकिन वो व्यापारिक कंपनी, वो बिजनेस कर रही है और उसका बिजनेस यहाँ पर किराया नहीं है, या फिर यहाँ पर लिखा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से उसकी आय हो रही है, जैसे कि आपने टैक्स में पढ़ा है। तो यहाँ पर वो नहीं पूछ रहा, व्यापारिक कंपनी की बात कर रहा है और उसे किराया मिल रहा है, तो उसका मेन काम तो होगा बिजनेस करना ना, किसी प्रोडक्ट को बेचना, खरीदना, ये उसका मेन काम है। तो किराया जो उसने अर्न किया वो उसकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी। तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेखांकन समीकरण कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पर आपको लेखांकन समीकरण बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन।
हर तरह के एग्जाम में पीजीटी का हो, टीजीटी का हो, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो अकाउंटेंट का पेपर हो, ये क्वेश्चन आपके ऐसा है जो जरूर पूछा जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा समीकरण है, बहुत ही ईजी है, सबको पता होगा। जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करिए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, और सभी बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट जरूर से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों में से कौन सा चालू दायित्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज द करंट लायबिलिटी? wages in arrears, redeemable preference shares, share premium, provision for rent on machinery। कौन सा चालू दायित्व है ये आपसे पूछा है। बकाया मजदूरी, शोधन योग्य अधिमानंश, अंश प्रीमियम, मशीनरी पर लगान के लिए प्रावधान। तो करंट लायबिलिटी इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो लायबिलिटी की बात हो रही है, जो अंश हैं, शेयर्स हैं, ये तो आपके क्या हो जाएंगे, आपके करंट है ही नहीं, ये तो फिक्स में चले जाएंगे। प्रीमियम भी नहीं आएगा, कैपिटल में उसमें आ जाता है। यहाँ पर प्रोविजन फॉर रेंट ऑन मशीनरी, ये भी आपका नहीं आएगा। करंट लायबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, जो बकाया मजदूरी है, इसको जो है आप इस तरह से भी कह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो आपकी वो हो जाएगी करंट लायबिलिटी। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि आपको कोई मजदूरी देनी थी लेकिन अभी तक आपने उसे पेमेंट नहीं किया है, इसलिए वो बकाया है, तो वो आपका दायित्व है। एक आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मत पूंजी संचय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट ए कैपिटल रिजर्व? प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, डिवाइड इक्वलाइजेशन रिजर्व, या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। शेयरों के निर्गमन पर प्रीमियम, संयोजन से पूर्व का लाभ, लाभांश समतुल्यता संचय, स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर लाभ। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा पूंजी संचय नहीं, कैपिटल रिजर्व क्या नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पीजीटी में बहुत बनते हैं और बीपीएससी में भी काफी पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह से इस पैटर्न को मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाते आए हैं आज तक। और भी इस तरह के क्वेश्चंस को तैयारी करने के लिए कि कौन सी बुक्स आपको पढ़ना है, क्योंकि बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप सही बुक से तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, कम रिसोर्सेज में भी आप अच्छे प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कौन सी बुक इसके लिए ज़रूरी है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सी बुक्स को मैंने टैग किया हुआ है, तो वहाँ से आप बुक्स को चूज कर लीजिए अपने तैयारी के लिए, परचेज कर लीजिए, तो वहाँ पर आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए यहाँ पर अब बात अगर हम करें कि क्या कैपिटल रिजर्व नहीं है, तो अगर पहला वाला पॉइंट हम देखते हैं कि शेयर के जो प्रीमियम होता है तो आपका ये कैपिटल रिजर्व में जाता है। सृजन से पूर्व का जो लाभ होता है वो भी कैपिटल रिजर्व में आएगा, लेकिन जो लाभांश समतुल्यता संचय है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व होता है, ये नहीं जाता, तो ये आपका कैपिटल रिजर्व नहीं है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी आपका कैपिटल रिजर्व है। चलिए एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रहतिया का मूल्यांकन लागत अथवा बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो करने की प्रथा उदाहरण है। द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्रीज एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू whichever is lower is an example of कॉस्ट कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी, प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्टिज्म, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रिकवरी। यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू होती है या फिर जो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट या फिर ये कह सकते हैं जो लागत मूल्य होता है, तो उन दोनों में से जो कम होता है whichever is lower, तो उस पर अगर हम एंट्री कर रहे हैं या लिख रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो कौन सी आपकी अवधारणा होती है, यह क्वेश्चन कह रहा है। वो कौन सी अवधारणा हो जाती है यहाँ पर, वो हो जाएगी आपकी रूढ़िवादिता की, प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्टिज्म हो जाती है। कि जो रूढ़िवादिता की अवधारणा होती है वो ये बताती है कि जो रहतिया है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, उसमें जो मार्केट वैल्यू है या कॉस्ट वैल्यू जो भी कम होगी उस पर उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। एक आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष पुष्टिकरण विधि को अपनाया जा सकता है। डायरेक्ट कंफर्मेशन मेथड कैन बी अडॉप्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स ओनली, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिटर्स ओनली, इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, नन ऑफ दैट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायरेक्ट कंफर्मेशन मेथड जो है वो किसमें अपनाया जाता है, केवल देनदारों के संबंध में, लेनदारों के संबंध में, दोनों के ही संबंध में, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो कब या कैसे अपनाया जाता है, तो दोनों के ही संबंध में अपनाया जाता है डायरेक्ट कंफर्मेशन मेथड, चाहे वो डेटर्स हो या फिर क्रेडिटर्स हो। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी संपत्तियों के मूल्यांकन का सामान्य एकीकृत आधार क्या है? व्हाट इज द कॉमन यूनिफाइड बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट? हिस्टोरिकल कॉस्ट डिप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नेट ड्रॉप वैल्यू, या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनका जो वैल्यूएशन किया जाता है
तो समान एकीकृत आधार यानी कि एक जैसा ही उनका आधार या बेस लिया जाएगा, जो मेथड है वो लिया जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो वो क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक लागत ह्रास यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट डिप्रिसिएशन। जो फिक्स एसेट्स होती हैं उसमें अगर हम एक जैसा या उसके बेसिस पे लगा रहे हैं तो आपका क्या कहलाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट डिप्रिसिएशन कहलाता है। एक का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके 15 क्वेश्चन थे। आगे की जो वीडियो आएंगी तो वहाँ पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन भी मैं है उसमें इंक्रीज करूंगी। लेकिन जैसा भी आप हो, आप लोग कमेंट करिएगा मुझे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको हेल्पफुल हुई है, तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसमें और भी किसी टॉपिक पर आप वीडियोस चाह रहे हैं जो आपको कमजोर है, वीक है और आप प्रिपरेशन अच्छी करना चाह रहे हैं, तो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। उसी तरह की वीडियोस मैं आगे लेकर के आपके लिए आऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।